चलिए आज की सेशन को करते हैं शुरू। आज हमने ऑर्गेनाइज करना था और एक साथ में केस था सेरेब्रल पाल्सी का, वो करना था। आज सेरेब्रल पाल्सी का केस नहीं करेंगे क्योंकि आज हमने एक्चुअली मेंटल डिजीज के ऊपर डिस्कशन करनी है, थोड़ी लंबी हो जाएगी हमारी। और मैं चाहता हूं कि ये जो पोर्शन है इसको आप बड़े अच्छे से समझिए, क्योंकि जितने भी साइकेट्रिक डिजीजेस हैं उनमें क्या देखना है हमने, हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे कुछ केसेस की, उनमें देखना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है ना। सो आप आज क्योंकि हम अराउंड 10-11 एफोरिज्म करेंगे जो इसके ऊपर है तो 230 तक है इसके ऊपर, लेकिन आज हम 220 तक करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट 10 एफोरिज्म रह जाएंगे वो फिर करेंगे हम। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं इसको। तो 209 तक हमने कर लिया था, आज 210 करेंगे शुरू। तो वन साइडेड डिजीज की बात चल रही है, डॉक्टर हनीमन उसी के बारे में आगे उसको और ज्यादा नेक्स्ट स्टेप में बता रहे हैं हमें कि ऑफ सोरिक ओरिजिन आर ऑलमोस्ट ऑल दोज डिजीजेस दैट आई हैव अबव टर्म्ड वन साइडेड। ठीक है ना, जितनी भी ऊपर अभी जो लोकल डिजीज के बारे में डॉक्टर हनीमन ने बताया तो उसको दोबारा से बता रहे हैं कि वो सब जो है वो वन साइडेड डिजीज हैं। क्यों वन साइडेड हैं? which appear to be more difficult to cure. In consequence of this one-sidedness, all their other morbid symptoms disappearing as it were. क्यों है वन साइडेड या क्यों इनको वन साइडेड डिजीज बोला जाता है? अगेन क्योंकि उनके ज्यादा जो मॉर्बिड सिम्टम्स है वो डिसअपियर हो जाते हैं और एक सिंगल ग्रेड प्रोमिनेंट सिम्टम, as if the whole disease is basically concentrated into a one single grade prominent symptom, एक सिम्टम में तब्दील कर दी गई। of this character are what are termed mental diseases, और इसी करेक्टर के वन साइडेड डिजीज में ही जो नेक्स्ट है वो होती हैं मेंटल डिजीजेस। क्योंकि जितनी भी मेंटल डिजीज है हम उसमें देखते हैं कि बाकी सब सिम्टम चले गए लेकिन एक सिंगल ग्रेट प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ माइंड वो जो है वो इतना बढ़ गया कि बाकी सब पीछे रह जाते हैं सिम्टम्स। They do not, however, constitute a class of disease sharply separated from all others. मतलब कोई लेकिन बहुत डिफरेंट क्लास नहीं है इनकी, कोई शार्पली इसमें सेपरेशन नहीं है बाकी जो जितनी भी फिजिकल या बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे। सिंस इन ऑल अदर सो कॉल्ड कॉर्पोरियल डिजीजेस, जितनी भी हमारी सो कॉल्ड, वर्ड क्यों यूज किया गया सो कॉल्ड कॉर्पोरियल? क्योंकि हम उसको फिजिकल डिजीजेस बोल देते हैं, हम उनको कॉर्पोरियल डिजीज बोल देते हैं, लेकिन द कंडीशन ऑफ द माइंड एंड डिस्पोजिशन इज ऑलवेज ऑल्टर्ड। ऐसी कोई भी फिजिकल डिजीज नहीं होती जिनको हम सिर्फ फिजिकल डिजीज बोलते हैं, जिनमें डिस्पोजिशन ऑफ माइंड, सॉरी डिस्पोजिशन और माइंड, जो अगर कोई नए बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ डिस्पोजिशन क्या है। डिस्पोजिशन इज द डिस्पोज्ड बिहेवियर। ठीक है ना, आप कैसे बिहेव करते हो, आपका स्वभाव कैसा है, कॉमनली आप कैसे रिएक्ट करते हो, दोज ऑल थिंग्स पार्ट बिकम ऑफ योर डिस्पोजिशन। ठीक है ना, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है वो सब हमारे डिस्पोजिशन में आ जाता है। स्वभाव कैसा है आपका, बात करने का ढंग कैसे है, कॉमन बिहेवियर्स कैसे हैं, कॉमन इमोशंस कैसे हैं, वो सब हमारे डिस्पोजिशन का पार्ट बन जाता है। तो बोल रहे कि ऐसी कोई भी फिजिकल, बोल रहे मैं मेंटल डिजीज को कोई अलग से कैरेक्टराइज नहीं कर रहा। ठीक है ना, कि ये कोई अलग ही क्लास है, इसके लिए कुछ अलग होगा। बोल रहे क्यों नहीं मैं कर रहा? क्योंकि ऐसी कोई फिजिकल डिजीज होती नहीं है जिसमें इंसान का डिस्पोजिशन या माइंड ऑलरेडी ऑल्टर्ड ना हो। ये बड़ी समझने वाली बात है, क्योंकि इसके आगे जो एफरिज्म आएंगे 2-3 वो इसी के ऊपर हैं बेस्ड। आप किसी डिजीज को फिजिकल डिजीज बोल देते हैं, जिसको इचिंग है, ठीक है ना, या इसको एलर्जिक कोई राइनाइटिस है, एलर्जिक साइनोसाइटिस है, या इनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या इनको पैरालिसिस है, कुछ भी आप बोल दो। लेकिन ऐसी कोई भी फिजिकल डिजीज नहीं है जो कि बिना डिस्पोजिशन और माइंड को ऑल्टर किए बिना, जो वो पहले था, जैसा वो पहले था
उससे ऑल्ट्रेशन होगी ही होगी। whenever any disease starts, whenever any disease continues, ठीक है ना। और जैसे जैसे वो डिजीज कंटिन्यू करती रहती है, ये जो डिस्पोजिशन और माइंड की ऑल्ट्रेशन है ये और ज्यादा हमें देखने को मिलती रहती है। And in all cases of diseases, we are called on to cure the state of patient's disposition. Sorry, in all cases of diseases, we are called on to cure. यहाँ पे कॉम आना चाहिए। The state of patient's disposition is to be particularly noted. Yes, जितने भी हम केसेस में, इन ऑल केसेस ऑफ डिजीज, हर केस में जहां पे आपके पास पेशेंट आ रहा है, जहां पे आपको बुलाया गया है, जहां पे आपको बताया गया है कि इसका क्योर करना है, द स्टेट ऑफ पेशेंट्स डिस्पोजिशन इज टू बी पर्टिकुलरली नोटेड। इसको तो नोट करना ही करना है हमने, इंसान की जो डिस्पोजिशन है वो कैसी है, along with the totality of the symptoms, जो बाकी की टोटलिटी है उसके साथ साथ। If we would trace an accurate picture of the disease in order to be able therefrom to treat it homeopathically with success, अब अगर हम चाहते हैं कि हम इस केस को, इस डिजीज को, इस पेशेंट को होम्योपैथिकली विद सक्सेस क्योर कर सकें, तो हर उस केस में जिसमें हमने मेडिसिन देनी है, पेशेंट का डिस्पोजिशन अलॉन्ग विद द अदर सिम्टम्स वो हमने नोट करना है, और जब हमने एनालाइज करना है उसमें उस चीज को भी साथ में रखना है। फुटनोट है इसका, एफोरिज्म का, वहां पे उसी के बारे में एग्जांपल दे रहे हैं डॉक्टर हनीमन। हाउ ऑफन फॉर इंस्टेंस डू वी नॉट मीट विद अ माइल्ड सॉफ्ट डिस्पोजिशन इन पेशेंट्स हु हैव फॉर ईयर्स बीन एफ्लिक्टेड विद द मोस्ट पेनफुल डिजीजेस। बड़ी देर से, बड़े सालों से बड़ी पेनफुल डिजीज हैं, उनमें हमें बड़ी बार देखने को मिलता है कि बड़ी माइल्ड सॉफ्ट सी डिस्पोजिशन है, so that the physician feels constrained to esteem and compassionate the sufferer। ठीक है ना, कि फिजिशियन है उसको भी उसके ऊपर कंपैशन आ जाता है कि भी ये सफरर है, ये बेचारा है, इसको कितनी तकलीफ है, इसको मैं मेडिसिन दूं, ठीक करूं। बट इफ ही सबड्यू द डिजीज एंड रिस्टोर द पेशेंट टू हेल्थ, लेकिन वो डिजीज को सबड्यू कर दे और पेशेंट को हेल्दी कर दे, एज इज फ्रीक्वेंटली डन इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस, जो कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस में हम फ्रीक्वेंटली करते हैं। He is often astonished and horrified at the frightful alteration in his disposition। और कभी कभी हैरानी भी होती है और फिजिशियन खुद डर जाता है कि ये डिस्पोजिशन कैसे ऑल्टर होगी इसकी। He often witnessed the occurrence of ingratitude, cruelty, refined malice and propensities most disgraceful and degrading to humanity। कि वो जो इंसान एक माइल्ड नेचर्ड सॉफ्ट डिस्पोजिशन का था, वो एकदम से इधर इनग्रेटिट्यूड, क्रुएल्टी, ऐसी चीजों की तरफ एकदम से चला गया, which were precisely the qualities possessed by the patient before he grew ill। और ये उसकी क्वालिटीज थी पहले, बीमार होने से पहले वो ऐसा ही था, लेकिन जैसे जैसे बीमार होता गया, ठीक है ना, उसकी जो डिस्पोजिशन थी उसमें चेंज आएगी, उसकी जो माइंड था वो एक ऑल्टर्ड स्टेट में जाना शुरू हो गया। Those who were patient when well often become obstinate and violent। जो बड़े पेशेंट थे, बड़ा उनमें सब्र था, जब वो ठीक थे, जैसे जैसे बीमारी आई वो लोग ऑब्स्टिनेट और वायलेंट होते गए। हेस्टी और इवन इनटॉलरेट एंड कैप्रिशियस और इम्पेशेंट और डिस्पॉन्डिंग व्हेन इल, या बड़ी जल्दबाजी, काली आ गई उसमें, ठीक है ना, इनटॉलरेबल हो गए, कुछ टॉलरेट नहीं होता, कैप्रिशियस बनते गए, इम्पेशेंट बनते गए जब वो बीमार हुए। दोज फॉर्मरली चेस्ट एंड मॉडेस्ट ऑफन बिकम लेशिवियस एंड शेमलेस। जो बड़े मॉडेस्ट थे, ठीक है ना, एक मैनरिज्म था, एक डिग्निफाइड उनकी बिहेवियर था, जैसे वो बीमार हुए वो लेशिवियस और शेमलेसनेस में चले गए। अ क्लियर हेडेड पर्सन नॉट इनफ्रीक्वेंट बिकम्स ऑब्ट्यूज ऑफ इंटेलेक्ट। जो इंसान बहुत क्लियर हेडेड था, उसको रीजनिंग उसकी प्रॉपर थी, उसकी सोच बड़ी अच्छी थी, ठीक है ना, जैसे ही बीमारी आई वो ऐसे लगने लगा भी इसको, इसकी अकल ही चली गई। While one ordinarily weak minded becomes more prudent and thoughtful, उल्टा भी हो जाता है कि पहले वीक माइंडेड था लेकिन जैसे जैसे ये डिजीज बढ़ी
वैसे वैसे वो प्रूडेंट हो गया, थॉटफुल हो गया. एंड अ मैन स्लो टू मेक अप हिज माइंड समटाइम्स एक्वायर ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड. जो पहले बहुत धीरे धीरे अपना मन बनाता था, इंडिसिसिव था, वो एकदम क्विकनेस हो गई उसमें, रिजॉल्व की, विल स्ट्रांग हो गई उसकी. ठीक है ना, ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड आ गया उसमें. तो यहाँ पे मेन कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे कोई ना कोई इलनेस आती है, कोई सिकनेस आती है, कोई सिम्टम्स शुरू होते हैं, उन सिम्टम्स के साथ देखा जाता है कि इंसान की जो माइंड की स्टेट है, उसकी जो डिस्पोजिशन की स्टेट है, वो भी ऑल्टर होनी शुरू हो जाती है. वो भी कहीं ना किसी वे में उस बीमारी का एक पार्ट बन जाती है, उस बीमारी का एक देखने वाला रूप बन जाती है. दिस होल्ड्स गुड टू सच एन एक्सटेंट that the state of the disposition of the patient often chiefly determines the selection of the homeopathic remedy. बोल रहे ये बात इतनी हद तक सच है कि जब आप केस लोगे, जब आप पेशेंट को देखोगे और रेमेडी सिलेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो ये जो स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन है पेशेंट की, यही चीफली डिटरमाइन करती है, यही चीफली सिलेक्ट करती है कि कौन सी होम्योपैथिक रेमेडी देनी है या कौन सी नहीं देनी है हमें. एज बीइंग अ डिसाइडेडली करेक्टरिस्टिक सिम्टम. क्यों? क्योंकि ये डिसाइडेडली करेक्टरिस्टिक सिम्टम है. ये सबसे टॉप मोस्ट करेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है पेशेंट की डिस्पोजिशन. तो यही एक्चुअली डिटरमिन करता है भी हमने दवाई कौन सी देनी है. ये नहीं कि बाकी के सिम्टम हेल्प नहीं करते, बाकी के सिम्टम भी हेल्प करते हैं. ठीक है ना, आगे करेंगे उसके ऊपर, एक फुट नोट आएगा. बाकी के सिम्टम भी हेल्प करते हैं, लेकिन अगर बाकी के सिम्टम एक पर्टिकुलर रेमेडी को पॉइंट आउट कर रहे हैं या दो तीन रेमेडीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो उनमें से जिसकी डिस्पोजिशन उसके साथ मैच होगी वही हम देंगे. क्यों? ये सिलेक्टिव सिम्टम है, ये सिलेक्शन में हेल्प करता है हमें कि ये दो तीन दवाइयां हैं, चार दवाइयां हैं, पांच दवाइयां हैं, इनमें से एक देनी है मुझे, तो कौन सी दूं? वो देनी है जो डिस्पोजिशन को या स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन को मैच करती है, क्योंकि यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, यही डिसाइडिंग सिम्टम होता है. एंड डिस्पोजिशन ऑफ द पेशेंट इज अ करेक्टरिस्टिक थिंग. ये अपने आप में करेक्टरिस्टिक सिम्टम है, which can least of all remain concealed from the accurately observing physician. और इसके बारे में पेशेंट को नहीं आपको ज्यादा बताना पड़ता कि जी मेरी डिस्पोजिशन ऐसी है. इसके बारे में अटेंडेंट्स को आपको ज्यादा नहीं बताना पड़ता. आप खुद एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन हो तो आपको अपने आप ही पता चल जाता है. उनको जो बातें कर रहे हैं, कैसे बात कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, उसी से आपको पता चल जाता है कि ये एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग, सॉरी, केस की डिस्पोजिशन कैसी है. आज एक पेशेंट आए, न्यू केस था, कई प्रॉब्लम्स थी उनकी, एंड ही वाज इनटू कि भी मेरे को ये प्रॉब्लम होती है प्रोस्टेट की, तो मैंने ये होम्योपैथिक दवाई रखी हुई है, मैं ये ले लेता हूँ. मेरे को हेडेक होता है तो मैंने बेलाडोना 30 रखी है, मैं ये ले लेता हूँ. मेरे को स्किन की प्रॉब्लम होती है तो एक ये वाली मेडिसिन एलोपैथिक मैं वो ले लेता हूँ. मेरे को कोई और प्रॉब्लम होती है तो ये वाली मेरे पास आयुर्वेदिक दवाई है, मैं वो ले लेता हूँ. ठीक है ना. तो जब उनसे असिस्टेंट डॉक्टर ने पूछा आपको होम्योपैथी के बारे में कैसे पता, हाँ मैं नेट पे ढूंढ लेता हूँ. ही वॉज 63-64 ईयर्स ओल्ड. बोला नेट पे ढूंढ लेता हूँ मैं. ठीक है ना. लेकिन छोटी छोटी हर महीने टेस्ट करवाते रहना, देखते रहना क्या बढ़ा है, क्या कम हुआ है. ठीक है ना, उसके हिसाब से अपनी मेडिकेशन करते रहना. नाउ व्हाट डज दिस टेल अबाउट द डिस्पोजिशन ऑफ द पेशेंट. ठीक है ना. एक चीज कि ही इज टू मच एंशियस अबाउट हेल्थ, कुछ बढ़ ना जाए, कुछ कम ना हो जाए. अगर होता भी है तो उसके वजह तो बात करते हुए चेहरे पे दिखता था भी इतना एंशियस है हर चीज के बारे में. ठीक है ना, खास करके सेहत के बारे में छोटी छोटी डिटेल बता रहा था सेहत के बारे में, ये हुआ फिर ऐसे हुआ फिर वैसे हुआ. ठीक है ना. सो दैट टेल्स यू दैट दैट पर्सन इज एंशियस अबाउट हेल्थ. तो जब भी हम एंजाइटी अबाउट हेल्थ करते हैं तो पहली दवाई आर्सेनिक आ जाती है दिमाग में, क्योंकि डिस्पोजिशन है, उसकी भी डिस्पोजिशन है. लेकिन जो उसकी पूरी डिस्पोजिशन है, ये पार्ट ऑफ डिस्पोजिशन है, लेकिन जो उसकी पूरी डिस्पोजिशन है उसको भी हमने ध्यान में रखना है कि आर्सेनिक में एंजाइटी अबाउट हेल्थ है, लेकिन एक एंटीसिपेशन और डर भी है
उस डर में आर्सेनिक यूजुअली दे डोंट सेल्फ मेडिकेट, वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब ये देखो ये क्या करना है इसका, डरते होते सेल्फ मेडिकेशन से, ये थोड़ी भी नेट से सर्च करके दवाई खा लो या हो। ऐसा काम करने के लिए अंदर से एक काइंड ऑफ बोल्डनेस भी चाहिए। कोई नहीं मैं तो देख के ले लूंगा ऐसे, एक हिम्मत भी चाहिए। जनरली लोग ऐसे नहीं करते कि हमें जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है हम उसमें पंगा क्यों लें। और ही इज बेसिकली अ शॉपकीपर, है वो शॉपकीपर है बाय प्रोफेशन, कोई सामान वगैरह है वो उसकी दुकान है उनकी, ठीक है ना। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्पोजिशन का पार्ट है, ये जो कंजॉइंड पार्ट है, ठीक है, एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ है, लेकिन दवाई भी खुद कर लेता है वो। और ये अनकॉमन थिंग है, ये हमें कॉमनली देखने को मिलती, ठीक है। और जब वो ये बात बता रहे हैं हमें, तो उनको स्पेशली बताने की जरूरत नहीं है कि भी मैं ऐसा इंसान हूं, नहीं, उनकी बातों से हमें, एक एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन की बातों से ये चीजें समझ सकता है किस इंसान की डिस्पोजिशन कैसी है, वो कैसे बिहेव कर रहा है क्लिनिक में, वो कैसे बात कर रहा है, किन चीजों के बारे में बात कर रहा है, वहां से ही इंसान की डिस्पोजिशन के बारे में समझ आ जाती है। The creator of therapeutic agents has also had particular regard to this main feature of all diseases. वो जो क्रिएटर है भगवान है, जिसने भी थेराप्यूटिक एजेंट्स की क्रिएशन की है ताकि हम जो बीमार लोग हैं उनको ठीक कर सकें, फिजिशियंस उनको ठीक कर सकें। लेकिन जो ये मेडिसिन है ये तो क्रिएटर ने बना के भेजे हैं ना हमारे पास, हम तो सिर्फ उनको यूज करते हैं। तो बोले उसका भी इस बात के ऊपर बड़ा पर्टिकुलर ध्यान था। किस बात के ऊपर? कि जब भी बीमारियां आए, the altered state of the disposition of the mind, for there is no powerful medicinal substance in the world which does not very notably alter आएगा यहाँ पे, not after, very notably alter the state of the disposition and mind in the healthy individual who tests it। बोले ये क्रिएटर है थेराप्यूटिक एजेंट्स का, और उसने भी इस बात का बहुत ध्यान रखा हुआ है कि कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस कितना भी पावरफुल है पूरी दुनिया में, ठीक है ना, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल को दिया जाए तो उसकी माइंड या डिस्पोजिशन की स्टेट उसके बाद ऑल्टर नहीं होती, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी थेराप्यूटिक एजेंट है, कोई भी मेडिसिन है, जब वो एक हेल्दी इंडिविजुअल को दी जाएगी तो बाकी के तो चलो स्टेट को ऑल्टर करेगी, लेकिन वो माइंड और जो डिस्पोजिशन है और स्टेट ऑफ माइंड है उसको भी ऑल्टर करेगी हर दवाई, एवरी मेडिसिन, एंड एवरी मेडिसिन डज सो इन अ डिफरेंट मैनर। और एक दूसरी बात है कि सब मेडिसिन अलग तरीके से माइंड और डिस्पोजिशन को ऑल्टर करती हैं। इस चीज को प्रूविंग में भी देखा गया, इस चीज को पहले भी देखा जाता था जब क्रूड फॉर्म में मेडिसिन दी जाती थी, ठीक है ना। कुछ ऑथर्स हैं, डॉक्टर हनेमन ने उनके बारे में बताया हुआ है कि उन्होंने अपने जो भी उन्होंने जर्नल्स लिखे उसमें इन चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं बात की गई, ऑल दो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, लेकिन इस चीज़ों के बारे में ध्यान सॉरी बात की गई है उनके द्वारा भी। We shall therefore never be able to to cure conformably to nature, that is to say, homeopathically, if we do not, in every case of disease, even in such as are acute, observe, along with the other symptoms, those relating to the changes in the state of the mind and disposition। हम कभी भी कुदरत के हिसाब से, कुदरती तौर से क्योर नहीं कर पाएंगे, यानी कि होम्योपैथिकली क्योर नहीं कर पाएंगे, अगर हम हर डिजीज में, चाहे वो एक्यूट ही क्यों ना हो, बाकी सिम्टम के साथ साथ ये जो चेंजेस आई हैं स्टेट ऑफ माइंड और डिस्पोजिशन में, इनके ऊपर ध्यान नहीं देते, इनको अगर हम एनालिसिस में नहीं लेते। If we do not select from the patient's for the patient's relief from among the medicines of disease force, which addition to the similarity of other symptoms to those of the disease is also capable of producing a similar state of disposition and mind।
बाकी के सिम्टम्स के साथ साथ ये जो माइंड की डिस्पोजिशन है, ये जो माइंड की स्टेट है, इसको कवर करने वाली अगर हम दवाइयों में से वो दवाई नहीं देते तो हम कभी भी होम्योपैथिकली किसी भी पेशेंट को क्योर नहीं कर पाएंगे, चाहे वो एक्यूट डिजीजेस हों, चाहे वो क्रॉनिक डिजीज हों। तो इतनी इंपॉर्टेंस ये 3 एफोरिज्म्स में 211, 212, 213 में डॉक्टर हनेमन ने इसके बारे में बताई है कि द डिस्पोजिशन जो है उसकी कितनी अहमियत है हमारी प्रिस्क्रिप्शन में। Footnote to aphorism 213. Thus, aconite will seldom or never affect either a rapid or permanent cure in a patient of quite calm, equable disposition. बाकी सब सिम्टम मिल रहे हैं। ठंड लगी थी जी, सडनली शुरू हो गया जी सारा कुछ, ठीक है ना। और भी बाकी सिम्टम जो एक्ोनाइट के हैं वो हमें मिल रहे हैं, हमारा दिमाग जा रहा है एक्ोनाइट का, लेकिन पेशेंट जो सामने बैठा बड़ा शांत बैठा है। आप उसको कैसे, ठीक है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बड़ा आराम से शांत बैठा, कैसा लग रहा है? हाँ थोड़ी है दिक्कत लेकिन ठीक है। और एक ऐसे केस में चाहे बाकी के सिम्टम मैच कर भी रहे हैं, एक्ोनाइट काम नहीं करेगी वहां पे। एंड जस्ट एज लिटिल विल नक्श स्वामिका बी सर्विसेबल वेयर डिस्पोजिशन इज माइल्ड एंड फ्लेगमेटिक। जहां पे फ्लैम बहुत निकल रहा है, ड्राइनेस नहीं है, और पेशेंट बहुत माइल्ड है, बड़ा शरीफ सा है पेशेंट, गुस्सा नहीं आता उसको, वहां पे नक्श स्वामिका काम नहीं करेगी। चाहे जितनी मर्जी कॉन्स्टिपेशन सिमिलर हो, चाहे जितनी मर्जी सेंसिटिविटी सिमिलर हो, चिल्ली है, थर्स्टी है, वर्कोल, जो मर्जी हो, बाकी जितने मर्जी सिम्टम मिलते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर माइल्ड है पेशेंट और फ्लेगमेटिक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी, तो पेशेंट नहीं काम करेगा, और सॉरी दवाई काम नहीं करेगी। पल्साटेला वेयर इट इज हैप्पी, गे एंड ऑब्स्टिनेट, और पल्साटेला वहां काम नहीं करती जहां पे पेशेंट बड़ा खुश मिजाज है, खुश रहता है, ठीक है ना। गे मतलब के स्पिरिट्स उसकी बड़ी हाई रहती हैं, एंड ऑब्स्टिनेट, और जिद्दी है, क्योंकि पल्साटेला की बेसिक नेचर जो है वो ये है कि दे आर माइल्ड पीपल, यील्डिंग होती है, मान जाते हैं आराम से बात, थोड़े से उदास घबराए से रहते हैं, रोना जल्दी आ जाता है। और इग्निशिया वेयर इट इज इम्पर्टर्बेबल एंड डिस्पोज्ड नाइदर टू बी फ्राइटन नॉर वेक्स्ड, और इग्निशिया वहां पे काम नहीं करेगी जहां पे पेशेंट जल्दी ना तो डरता है, ना उसको गुस्सा आता है जल्दी, ना उसको ऑफेंड हो जाता है जल्दी, ठीक है, जहां पे चीजें उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे पेशेंट में इग्निशिया काम नहीं करेगी, क्योंकि इग्निशिया बड़ी ओवर सेंसिटिव रेमेडीज है, छोटी सी चीज उसको अफेक्ट कर जाती है, चाहे बाकी जितने मर्जी सिम्टम मिलते हो। ये दवाइयां काम नहीं करेंगी अगर डिस्पोजिशन मैच नहीं कर रही तो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्पोजिशन इन ईच डिजीज स्टेट। उसको देखना भी है हमने, उसको समझना भी है हर पेशेंट में। जब आप मेडिसिन पढ़ते हो तो मेडिसिन की डिस्पोजिशन को भी समझना है, ठीक है ना। फिजिकल सिम्टम्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप मेडिसिन की जो डिस्पोजिशन है वो उसका एक डिसाइडिंग करेक्टर बन जाती है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब यहां से थोड़ा सा जो मेंटल डिजीज है उनके बारे में डॉक्टर हनीमन बताना शुरू करेंगे। द इंस्ट्रक्शंस आई हैव टू गिव relative to the cure of mental diseases may be confined to a very few remarks। मतलब जो मैंने इंस्ट्रक्शन देनी है मेंटल डिजीज को ठीक करने के लिए, वो कुछ रिमार्क्स में ही, कुछ ही बातों में खत्म हो जाएंगी। एज दे आर टू बी क्योर्ड इन द सेम वे एज ऑल अदर डिजीज, मतलब क्योर वैसे ही करना है जैसे हम बाकी की डिजीज को क्योर करते हैं, नेमली बाय अ रेमेडी विच शोज by the symptoms it causes in the body and mind of a healthy individual a power of producing a morbid state as similar as possible to the case of disease before us, and in no other way can they be cured। कि जैसे हम पहले सिम्टम सिमिलरिटी के ऊपर उसको समझ के, ठीक है ना, म्याज्म को समझ के, उसको समझ के जैसे हम पहले शुरू से दवाई देते हैं, दवाई बोल रहे वैसे ही देनी है, कोई उसमें मैंने खास चेंजेस नहीं बतानी। हाँ कुछ पॉइंट्स हैं, फ्यू पॉइंट्स हैं जो थोड़े से ज़्यादा ध्यान रखना है हमने इनकी केस टेकिंग में और वाइल प्रिस्क्राइबिंग, लेकिन कॉमनली वही है कि जो सिम्टम्स हैं जो मैच कर रहे हैं उस मॉर्बिड फिनोमेना के साथ, उस मॉर्बिड स्टेट के साथ, दवाई उसी हिसाब से हमने देनी।
Almost all the so-called mental and emotional diseases are nothing more than the corporeal diseases, in which the symptom of derangement of mind and disposition peculiar to each of them is increased. तो पहले डॉक्टर ने मैंने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि कोई भी फिजिकल डिजीज है उसमें ऑल्ट्रेशन ऑफ माइंड, डिस्पोजिशन, इमोशंस होता ही होता है, ये तो हमने कर लिया डिसाइड, ठीक है। बट अब जो इमोशनल या मेंटल डिजीज हैं वो वैसी ही डिजीज है, वैसी कॉर्पोरियल डिजीज है, वैसी ही फिजिकल डिजीज है। फर्क क्या है कि इनमें थोड़ा माइंड और डिस्पोजिशन के जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े ज्यादा बढ़े हुए हैं एज कंपेयर टू द कॉर्पोरियल डिजीज। जनरली हमें देखते हैं कि फिजिकल सिम्टम ज्यादा है, पेन ज्यादा होती है, कोई इचिंग ज्यादा होती है, ठीक है ना, कोई थकावट ज्यादा होती है, कोई हेडेक, नौशिया, ऐसे कोई गैस्ट्रिक सिम्टम ज्यादा हैं, लेकिन साथ में कुछ मेंटल सिम्टम्स भी हैं, उसके कोई डिस्पोजिशन के सिम्टम भी हैं। तो इन केसेस में, इन द केसेस ऑफ मेंटल एंड इमोशनल डिजीज, वहां पे क्या देखा जाता है कि जो माइंड के सिम्टम है, डिस्पोजिशन के, इमोशंस के सिम्टम है, वो ज्यादा बढ़े हुए हैं और फिजिकल सिम्टम कम है, थोड़े हैं, डिक्लाइन स्टेज में है। विल्स द कार्पोरियल सिम्टम डिक्लाइन मोर और लेस रैपिडली। लेकिन जो कार्पोरियल सिम्टम, जैसे जैसे माइंड की डिजीज बढ़ रही है, डिस्पोजिशन, इमोशनल डिजीज बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं कि जो कॉर्पोरियल फिजिकल सिम्टम्स है वो डिक्लाइन के ऊपर है, या तो बहुत जल्दी डिक्लाइन हो जाते हैं, धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो रहे हैं, टिल एट लेंथ अटेन्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग वन साइडेडनेस, और तब तक डिक्रीज होते जाते हैं जब तक ये वन साइडेडनेस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, almost as though it were a local disease in the invisible subtle organ of the mind or disposition। देखने को ऐसे ही महसूस होता है वन साइडेड डिजीज, लोकल डिजीज है, जैसे यहाँ पे थी स्किन के स्पॉट में थी, या यहाँ पे थी स्किन के ऊपर, ठीक है ना, जनरल स्किन की डिजीज थी, तो हम उसको लोकल डिजीज बोलते हैं कि एक ही पार्ट में है, एक ही जगह पे है, बाकी इसका कोई ज्यादा खिलारा नहीं पड़ा हुआ, ज्यादा इसका अफेक्ट नहीं है, फैली नहीं हुई ज्यादा। तो बोलो कि मेंटल डिजीज भी हमें ऐसी ही दिखती हैं कि एक पर्टिकुलर पार्ट माइंड के ऊपर, एक इनविजिबल ऑर्गन है माइंड का, उसके ऊपर ही इसका ज्यादा जोर है, और बाकी सब जगह से जैसे कोई बीमारी है ही नहीं, बाकी सारी बॉडी हेल्थी, कोई है ही नहीं जो और प्रॉब्लम, बस यही है, और पेशेंट बताते भी यही है ही नहीं और कुछ है ही नहीं जी, यही बीमारी है बस इसकी। The cases are not rare in which a so-called corporeal disease that threatens to be fatal, a suppuration of the lungs, or the deterioration of some other important viscus, or some other disease of acute character, for example in childbed, etc., becomes transformed into insanity, into a kind of melancholia, or into mania by a rapid increase of the psychical symptoms that were previously present, whereupon the corporeal symptoms lose all their danger। बोले कि ऐसे केसेस देखने में रेयर नहीं है, हमें देख जाते हैं फ्रीक्वेंटली कि जहां पे कोई कॉर्पोरियल फिजिकल डिजीज थी जो कि डेथ थ्रेटनिंग थी, हो सकता था कि उससे पेशेंट की मौत हो जाए, मर जाए उससे, कोई सुपुरेशन ऑफ लंग था, किसी और विस्कस का किसी और ऑर्गन की डिटीरियोरेशन चल रही थी, या कोई एक्यूट करेक्टर ऑफ डिजीज थी विच वाज वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग दी, थैंक यू, so for example during the चाइल्ड बर्थ, कोई ऐसी स्टेट बन गई, कोई ब्लड का लॉस बहुत ज्यादा हो गया, कुछ ऐसी स्टेट बन गई जो कि लाइफ थ्रेटनिंग थी, और हमें बड़ी बार ये चीज देखने को मिलती है कि सडनली ये जो कॉर्पोरियल डिजीज थी ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू सम काइंड ऑफ इंसैनिटी एकदम से, या मेलंकोलिया में, या काइंड ऑफ मेनिया में, जहां पे बहुत रैपिड इंक्रीज होता है साइकिकल सिम्टम्स का, ठीक है। और कौन से साइकिकल सिम्टम, साइकी के, माइंड के कौन से सिम्टम दैट वर प्रीवियसली प्रेजेंट, जो पहले भी होते थे, कम होते थे, या इंटेंसिटी कम थी, तो सारी बीमारी जो भी थी वो उन सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाती है और पेशेंट को बचा लिया जाता है वाइटल फोर्स के द्वारा, ठीक है ना। जो ऐसा पेशेंट मर रहा एकदम से वो मेनिया में चला गया, जितनी भी उसकी बाकी सब सिम्टम थे वो सब ठीक होने शुरू हो गए, लेकिन अब मेनिया में है वो। बड़ी बार आप देखने को मिलोगे कुछ पेशेंट्स हैं वो, उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, ठीक है ना,
वो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो सिम्टम तो कम होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई मीनिया या अपना वो खींचते रहते हैं, इसको मारना और निकालो, शोर मचाना शुरू कर देते हैं, फिर उनको बांधना पड़ता है, फिर उनको सिडेट करना पड़ता है। और ये सिडेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है एक्चुअली, क्योंकि वाइटल फोर्स ने क्या किया, उन्होंने वो फिजिकल सिम्टम्स को उठा के माइंड के ऊपर फेंका, ताकि ये लाइफ थ्रेटनिंग था, तो उसको उठा के उन्होंने फटाफट से वाइटल फोर्स ने माइंड के सिम्टम्स के ऊपर फेंक दिया कि बचा लिया जाए इस पेशेंट को। लेकिन हम फिर माइंड के सिम्टम्स को फिर सप्रेस कर देते हैं विद सेडेटिव्स, और फिर पेशेंट और डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब वाइटल फोर्स को पता नहीं है, कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब इन सिम्टम्स को कहां फेंकूं, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है ना, और वही सिम्टम्स बढ़ते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। किसी को गुस्सा था, वो रेज में कन्वर्ट हो गया मेनिया में। ठीक है ना, शक्की शुरू से था, लेकिन अब वो बहुत बुरे सस्पिशियस या स्किज़ोफ्रेनिया में चेंज हो गया। दुखी पहले भी जल्दी हो जाता था, लेकिन अभी काइंड ऑफ डिप्रेशन में, मेलंकोलिया में, उसमें शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, सो जो प्रीवियसली प्रेजेंट सिम्टम होते हैं उन्हीं में ये चीज कन्वर्ट होती है, कोई ऐसा नहीं होता कि एकदम से ऐसा सिम्टम आ गए। वेयर अपॉन द कॉर्पोरियल सिम्टम्स लूज ऑल देयर डेंजर। ठीक है ना, तो जो लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स थे वो सब चले जाते हैं, कम हो जाते हैं, उनका जो डेंजर था वो चला जाता है, सबसाइड कर जाता है, एंड द डिजीज इज कंसंट्रेटेड टू द ऑर्गन ऑफ माइंड। दीज लेटर इंप्रूव ऑलमोस्ट टू परफेक्ट हेल्थ। ये भी देखने को मिलता है बड़ी बार, ऐसा लगता है था ही नहीं इसको, ऐसा कुछ कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज थी ही नहीं, एक परफेक्ट हेल्थ में चेंज हो जाते हैं। और रेदर दे डिक्रीज टू सच अ डिग्री that their obscured presence can only be detected by the observation of a gifted physician gifted with perseverance and penetration। या फिर वो इतने कम हो जाते हैं, इतनी इंटेंसिटी उतनी उनकी कम हो जाती है कि कोई फिजिशियन जो कि बहुत परसीवरेंस है जिसमें, या एक ऑब्जर्वेशन की पेनिट्रेशन है, वही उन ऑब्सक्योर सिम्टम्स को ढूंढ पाता है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा है इनका सामान बचा हुआ कुछ। सो इन दिस मैनर दे बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वन साइडेड एज इट वर अ लोकल डिजीज, और इस तरह से ये वन साइडेड डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, in which the symptoms of the mental disturbance, which was at first slight but slight, increases so as to be the chief symptom। तो जो मेंटल डिस्टर्बेंस के सिम्टम थे वो थे पहले भी, थोड़े से थे, कभी कभी देखने को मिलता था, ये बड़ी कम इंटेंसिटी में थे, कंट्रोल्ड स्टेट में थे, लेकिन अब वही चीफ सिम्टम बन गया, इतना इंक्रीज हो गया कि वही चीफ सिम्टम बन गया, एंड इन अ ग्रेट मेजर ऑक्यूपाइज द प्लेस ऑफ अदर सिम्टम्स। ठीक है ना, तो बाकी सब सिम्टम्स चले जाते हैं उनकी जगह, ये एक मेंटल सिम्टम एज अ चीफ सिम्टम ले लेता है, whose intensity it subdues in a palliative manner, so that in short the affection और ये जो सबड्यू हुई है इंटेंसिटी फिजिकल सिम्टम्स की, ये पैलिएटिव मैनर में हुई है, दिस इज नॉट क्योर्ड, सिर्फ डिजीज का एक शिफ्ट है, क्योंकि वाइटल फोर्स को इंसान को बचाना था, एफोरिज्म 74। पर क्या ना कि वाइटल फोर्स कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती ताकि जो होल है वो बचा रहे, जो इंसान है वो बचा रहे। तो कभी डिजीज को कहीं पे भेज देती, कभी कहीं पे भेज देती, कभी कहीं पे भेज देती, भाई यार इंसान बचा रहे, मेरा बॉडी बची रही, मैं जितनी देर तक बचा सकूं। ठीक है ना, बट दैट इज अ पैलिएटिव मैनर, so that in short the affections of the grosser corporeal organs become, as it were, transferred and conducted to the almost spiritual, mental and emotional organs, which the anatomist has never yet and never will reach with his scalpel आएगा। ठीक है ना, तो बोल रहे कि जितने भी वो ग्रॉस सिम्टम्स थे, ग्रॉस ऑर्गन्स के, वाइटल ऑर्गन्स के, उन सबको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया एक स्पिरिचुअल ऑर्गन के ऊपर, मेंटल इमोशनल ऑर्गन के ऊपर, जहां पे कोई भी सर्जन, कोई भी एनाटोमिस्ट अपने स्काल्पल के साथ नहीं पहुंच पाता कि लाओ जिसको काट के फेंक देते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाता, वहां तक कोई भी दवाई नहीं पहुंच पाती।
एनाटॉमिस्ट से सर्जन से बचने के लिए वाइटल फोर्स उसको ऐसी जगह पे फेंक देती भी जहां पे इनका कोई काम ही ना रह जाए, नहीं तो कुछ ना कुछ करके इन्होंने मेरा जो बॉडी है उसको खत्म कर देना, जिसमें वो रिजाइड करती है उसको खत्म कर देना। In these diseases, we must be very careful to make ourselves acquainted with the whole of the phenomena. ये याद रखना है हमेशा। In these diseases, इन बीमारियों में जो एक होल फिनोमेना चला आ रहा है शुरू से, उसके साथ हमने एक्वाइंट होना है, उसके साथ एक जानकारी बनानी है, उसके साथ एक उसके रूबरू होना है, हमने उसको पहचानना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। बोथ दोज बिलोंगिंग टू द कॉर्पोरियल सिम्टम्स, ठीक है ना, जो कॉर्पोरियल सिम्टम्स फिजिकल सिम्टम्स हैं उनको भी जानना है, एंड ऑल्सो एंड इंडीड पर्टिकुलरली those appertaining to the accurate apprehension of the precise character of the chief symptom. Accurate apprehension, apprehend करना है accurately, हमने समझना है उसको कि जो हमारा चीफ सिम्टम है, मेंटल सिम्टम है, उसका प्रिसाइज करेक्टर क्या है वो सिम्टम। इसके ऊपर थोड़ा सा रुकेंगे। मेंटल डिजीज है, स्किज़ोफ्रेनिया, उसको कितने तरह के सस्पिशन है, कितने तरह का क्या कुछ है, ठीक है। एक केस आया था कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले आया था, उसका आज ही पहले भी आया था फॉलोअप, आज फॉलोअप और तरह का आया, क्योंकि लास्ट टाइम फॉलोअप पेशेंट ने खुद दिया था, ही सेड ही वाज बेटर। आज फॉलोअप उसकी वाइफ ने दिया। वाइफ के जो बोल थे वो थे कि डॉक्टर साहब आपने दवाई के साथ मेरी जिंदगी सुखी कर दी। भी उनमें बहुत चेंज है, बहुत चीजें बदल गई हैं उनकी, ठीक है ना। पता ही नहीं लगता ये शायद कि पहले वाला इंसान है कि नहीं। ये भी वो भी स्किज़ोफ्रेनिया का केस था है। तो क्या था, ही वॉज अ वेरी सस्पिशियस पर्सन। उसको हमेशा डर रहता था भी कोई ना मेरे को मारना चाहता है, कोई मेरे को खत्म करना चाहता है, मेरे पीछे पड़े हुए हैं लोग, ठीक है ना। अब जब हम ऐसे सिम्टम सोचते हैं, हमने कहा, अच्छा चलो ये तो बहुत बढ़िया मिल गया जी सिम्टम, कि डिल्यूजन कोई उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, डिल्यूजन ही विल बी मर्डर्ड, ठीक है ना, हम ले लेते हैं उठा लेंगे, तो उसमें कोई चीफ रेमेडीज हैं, कोई प्लम्बम है, कुछ ऐसी है, वो उसको दे देंगे। नहीं, ये नहीं करना, दिस इज नॉट द थिंग। हाँ ये सिम्टम है, बट ये बहुत पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं। यहीं पे गलती होती है हमारे से इन केसेस में। प्रिसाइज करेक्टर ऑफ चीफ सिम्टम, जो चीफ सिम्टम है उसका एक ही थोड़ी है उसकी, ठीक है ना। बोलता है बैंक, वो बैंक में जॉब करता होगा, तो बैंक में सब मेरे खिलाफ है, उनका बस चले तो आज ही मेरे को मार काट के फेंक दें, ठीक है ना। एक और आया था ऐसे ही पेशेंट, तो फिर बात करेंगे उसके बारे में। मैं आपने आगे उसको और जानकारी भी, आपको ऐसे लगता क्यों है, तो चलो बातें चली। द फर्स्ट थिंग वाज दैट ही वाज कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग, पहली चीज तो ये थी एक, ठीक है ना। जिन्होंने केस लिया असिस्टेंट डॉक्टर ने, उसने 3 घंटे केस दिया, 3 घंटे बोलता रहा है वो। तो पहला तो यही आ गया कि इतना लोकेशियस इंसान है, ठीक है ना, जो उसकी ये स्टेट बनी हुई है उसमें लोकेसिटी बहुत है, ठीक है। लेकिन उसकी स्किज़ोफ्रेनिया में के वाकई पेशेंट्स में भी देखने को मिलती है, तो हम उसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन हाँ एक पार्ट ऑफ डिजीज ही है उसका। तो जब उसको पूछा गया भी कारण बताओ, क्यों मारना चाहते हैं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं सबसे, मेरे को सबसे ज्यादा पता है, और इस बात की वो मेरे से जेलसी कर, हर कोई मेरे से जेलसी शुरू से करते हैं, मेरे रिश्तेदार भी मेरे से जेलसी करते हैं,
मेरे आस पड़ोस वाले भी सब जैसे, मेरे को पता सबसे ज्यादा है, इसलिए मेरे को नॉलेज बहुत है चीजों की, हर चीज की नॉलेज है मेरे पास, और ये उनसे बर्दाश्त नहीं होती। पूछा प्रमोशन वगैरह कितनी बार, वो नहीं देते प्रमोशन, इसी वजह से नहीं देते, मेरे से जलते हैं। ठीक है ना। नाउ दिस इज द प्रिसाइज करेक्टर, इसकी वजह से उसको लगता है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को सबसे ऊपर समझ रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है। वो समझता है उसकी क्या है, मेंटल स्टेट क्या है, कि आई एम गुड देन एवरीबडी एल्स, आई एम बेटर देन एवरीबडी एल्स। और ये लोगों की प्रॉब्लम बता रहा है वो, कि वो मेरे से इसलिए चलते हैं। अच्छा, मैंने बोला भाई कभी कोई ऐसा अटेम्प्ट हुआ आपके ऊपर मर्डर का? या नहीं, नहीं अटेम्प्ट नहीं हुआ, वो तो बातों से ही पता चल जाता है उनके भी, मेरे को वो चाहते नहीं कि मैं जिंदा रहूं। कैसी बातें? ठीक है, उनको पूछा भी कैसी बातें, तो उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, भाई कैसी बातें? देख के पता चल जाता है जी, उनके बिहेवियर से पता चल जाता है वो नहीं चाहते। ठीक है ना। दिस इज अ पार्ट ऑफ हिज, एक जो स्टेट चल रही है बेस्ड अपॉन दिस थिंग, कि मैं बहुत अच्छा हूं। सो रेदर देन टेकिंग दैट सस्पिशियस स्टेट, जो कि कॉमन स्टेट है स्किजोफ्रेनिया में, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस पेशेंट इज टू बी गिवन अ रेमेडी विच शुड बी हॉटी। हॉटी है उसकी रेमेडी, अपने बारे में उसकी बहुत सुपीरियर सोच है, एंड दैट शुड बी अ लोकेशियस रेमेडी। और उसका एक और करेक्टर क्या था, कि जितनी देर वो बात करता रहा, जैसे हम वीडियो कॉल पे बात कर रहा था मेरे साथ भी उसने आधा पौना घंटा बात की, 3 घंटे उनके साथ बात करने के बाद भी ही वॉज कॉन्स्टेंटली मूविंग, लगातार चल रहा है, 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 रुक ही नहीं रहा वो, बोल रहा है और चल रहा है, छत के ऊपर था वो, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। घर पे नहीं जाता था उसको, अपने घर पे जाना अच्छा नहीं लगता था, वाइफ के साथ पास, बच्चे के पास, फोन भी नहीं करता था कितना कितने दिन, वाइफ ही कर ले हफ्ते में एक बार ही बार फोन, तो थोड़ी बहुत बात कर लेता था, नहीं तो कभी कभी उठाता भी नहीं था फोन। एंगर बहुत था, इरिटेबिलिटी बहुत थी उसमें। ठीक है ना, तो ये सब सिम्टम है, लेकिन प्रिसाइज करेक्टर क्या है जहां से इन सब का जन्म हो रहा है, वो जो इसकी एक मिसपरसेप्शन बनी हुई है कि मैं बहुत ही बेहतरीन, सबसे बेहतर इंसान हूं, तो यही उसमें रूब्रिक हमने लिया था, एंड ही वाज गिवन स्ट्रेमोनियम 200। ठीक है ना। जनरली बड़ी बार इंसैनिटी की स्टेजेस में लोग स्ट्रेमोनियम दे देते हैं, गलत है। क्यों? आपको पूरा जो फिनोमेना चल रहा है उसके साथ एक्वेंट होना है। काफी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स देखे हैं, बहुत बेटर हुए हैं, बहुत ठीक हुए हैं उनमें, लेकिन ये पहली बार था कि मैंने स्ट्रेमोनियम दिया स्किज़ोफ्रेनिया में। नहीं, आज तक बाकी एक पेशेंट था उस लीशिया से ठीक हुआ, जिसके बारे में हम इंसैनिटी की चीफ सिम्टम्स में नहीं लेते हैं। एक पेशेंट लेकेसिस का आपके साथ भी डिस्कस हुआ था। ठीक है ना। फिर एक पेशेंट ब्राइटा सेल से ठीक हुआ स्किज़ोफ्रेनिया का। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि यू हैव टू गेट योर सेल्फ एक्वेंटेड विद द होल ऑफ द फिनोमेना, जो पूरा फिनोमेना चल रहा है, शुरू से कैसी फिजिकल सिम्टम्स रहे हैं उसके, कैसी फिजिकल डिजीजेस रही हैं उसकी। ठीक है ना। और अभी जो उसका चीफ सिम्टम है, उसका प्रिसाइज करेक्टर क्या है, क्या है जिसमें से उसके सस्पिशन का, उसके मेनियाज का जन्म हो रहा है। ऑफ द पिकुलियर एंड ऑलवेज प्रिडोमिनेटिंग स्टेट ऑफ द माइंड एंड डिस्पोजिशन। और ये जो स्टेट है, ये प्रिडोमिनेटिंग स्टेट रहती है, और आज नहीं शुरू से होगी, वो पहले भी अपने आप को सुपीरियर ही समझता होगा सबसे, लेकिन अब वो जो स्टेट है वो एक डिजीज्ड फॉर्म में चली गई, सारी बीमारी उसी के ऊपर फेंक दी गई है। Of the peculiar and always predominating state of the mind and disposition, in order to discover, for the purpose of extinguishing the entire disease, among the remedies whose pure effects are known, a homeopathic medicinal pathogenetic force
that is to say a remedy which in its list of symptoms displays with the greatest possible similarity not only the corporeal morbid symptoms present in the case of disease before us but also especially this mental and emotional state. तो उन सब में से जब हम उसको देख लेंगे तो उनमें से हमने दवाई चूज करनी है जो कि ना सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स को कवर करती हो लेकिन ये जो पर्टिकुलर मेंटल और इमोशनल स्टेट बनी है इसको भी कवर करती हो। तो दोनों को कवर करने वाली चाहिए। ये नहीं जी वायलेंस है, रिलीजियस मेनिया लग रहा है तो उठा के हमने स्ट्रेमोनियम दे देनी है उसको या वेरेट्रमेल्बम दे देनी है, ठीक है ना। लेशिवियसनेस है तो चलो जी हायोसाइमस दे दो, वाइल्ड रेज है तो बेल्लाडोना दे दो ना, बाकी की भी तो स्टेट होनी चाहिए ना कवर। ठीक है, दवाइयां उसको कुछ देर के लिए शांत कर देंगी, पैलिएट कर देंगे, फिर से आ जाएगी। होता ही ऐसे ही होता है, कुछ देर के लिए पेशेंट हो जाता है, कम हो जाती है उसकी वायलेंस, सब कुछ हो जाता है, फिर निकल के आ जाते हैं उनके सिम्टम्स। क्यों? क्योंकि उसको आपके पेशेंट के सारे प्रोसेस को नहीं ना कवर कर रही थी दवाई, उसने पार्शियली एक्ट करना है कुछ सिम्टम्स के ऊपर करके, फिर ठीक, फिर आप रिपीट करते रहते हैं हम लोग उसको। चल थोड़ा सा तो असर किया था, उतना ही रहे असर, वो भी रहना बंद हो जाता है आगे आगे, क्योंकि वाइटल फोर्स रेजिस्टेंस बना लेती है उसके लिए। सो टू दिस कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स बिलोंग्स इन द फर्स्ट प्लेस, ये जो कलेक्शन करनी है हमने सिम्टम्स की, वहां पे सबसे पहले क्या कलेक्ट करना है? द एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑल द फिनोमेना ऑफ द प्रीवियस सो कॉल्ड कॉर्पोरियल डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले की कॉर्पोरियल डिजीज उसकी चल रही थी, फिजिकल सिम्टम्स चल रहे थे, उसका जितना भी फिनोमेना हम जान सकें भी कैसे कैसे चल रहा था, उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थे, बिफोर इट डीजनरेटेड इनटू अ वन साइडेड इंक्रीज ऑफ द साइकिकल सिम्टम्स आएगा। ठीक है ना, into a one-sided increase of the psychical symptoms and became a disease of the mind and disposition। तो ये साइकिकल सिम्टम्स के इंक्रीज होने से पहले जो जो उसमें फिजिकल सिम्टम चल रहे थे, जो जो उसके कॉर्पोरियल डिजीज के, फिजिकल डिजीज का जो फिनोमेना चल रहा था, उसको हमने सबसे पहले एक्यूरेटली लिख लेना है। दिस मे बी लर्न फ्रॉम द रिपोर्ट्स ऑफ द पेशेंट्स फ्रेंड। अगर पेशेंट खुद बताने की सिचुएशन में नहीं है तो वो जो उसके फ्रेंड्स हैं या जो उसके ये हैं रिलेटिव्स हैं, कोई साथ में रहते हैं, ठीक है ना, वो आपको बता देंगे। अ कंपैरिजन ऑफ दीज प्रीवियस सिम्टम्स ऑफ द कॉर्पोरियल डिजीज। फिर क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर कि जो प्रीवियस सिम्टम थे कॉर्पोरियल डिजीज के विद द ट्रेसेस ऑफ देम दैट स्टिल रिमेन, उनमें से किन किन के ट्रेसेस रहते हैं, वो बड़े कैरेक्टरिस्टिक बन जाते हैं फिजिकल सिम्टम्स। आपको याद होगा जो हमने स्किज़ोफ्रेनिया वाला लेक्सिस का पेशेंट किया था, उसमें ऐसे ही कोराइजा का सिम्टम था, जो जैसे बीच में अगर उसको थोड़ी सी मिलरेशन होती थी मेंटल डिजीज की तो उसको कोराइजा शुरू हो जाता था, फिर जैसे ही कोराइजा कम होना शुरू होता था उसकी मेंटल डिजीज बढ़ जाती थी। ठीक है ना, उसका एक करेक्टरिस्टिक था, मैं हमने उस टाइम डिस्कस किया था उसको। दो दे हैव बिकम लेस परसेप्टिबल, लेकिन अभी वो बहुत कम देखने को मिलते हैं हमें, थे पहले थे, लेकिन अब सिर्फ उसके ट्रेस बचे हैं सिम्टम्स के। पहले बहुत भयंकर उसको कोराइजा वगैरह होता था, कितने कितने दिन चलता था, ठीक है ना, माइंड डल हो जाता था, उसका बुखार हो जाता, लेकिन अभी उतना नहीं होता, लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ट्रेसेस उसके आते हैं, बट विच कैन इवन नाउ समटाइम्स बिकम प्रोमिनेंट। लेकिन अभी भी कभी कभी प्रोमिनेंट हो जाते हैं, कब? व्हेन अ ल्यूसिड इंटरवल एंड अ ट्रांजिएंट एलिविएशन ऑफ द साइकिकल डिजीज अकर्स। फिर से यहाँ पे साइकिकल आएगा। will serve to prove them to be still present although obscured। ठीक है ना, और ये बात हमें बताती है कि ये वाले सिम्टम्स अभी भी प्रेजेंट हैं, ऑल्दो हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं, छुपे हुए हैं, लेस इंटेंसिफाइड है, लेकिन हैं। वो हमें एक और बताता है कि यहीं से डिजीज शिफ्ट होके मेंटल डिजीज की तरफ गई है, क्योंकि जब भी मेंटल डिजीज कम होती है तो
उसकी टेंडेंसी होती है इन्हीं सिम्टम्स पे वापस आने की। तो इसलिए ये भी अपने आप में करेक्टरिस्टिक बन जाते हैं ऐसे सिम्टम्स। और फिर इसमें हमने ऐड करना है बाय एडिंग टू दिस द स्टेट ऑफ द माइंड एंड डिस्पोजिशन एक्यूरेटली ऑब्जर्व्ड बाय द पेशेंट्स फ्रेंड्स एंड बाय द फिजिशियन हिमसेल्फ। अब इसमें दो ही स्टेट्स हैं, जो पेशेंट के फ्रेंड ने, सोर्सेज हैं सॉरी, फ्रेंड ने बताया और फिजिशियन ने खुद क्या देखा। पेशेंट जो बताता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता इन स्टेट्स में, क्योंकि वो एक ऑलरेडी एक मिसपरसेप्टिव स्टेज में है। अगर उसकी बताई हुई चीजों के ऊपर हम दवाइयां, और ये फिर से यही बड़ी गलती होती है हमारे से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो बोलता है मेरे को मारने की बातें चल रही हैं, ठीक है ना, ये तो उसके एक मन की बनावट है, मन की बनावट है, बनाई हुई चीजें। आज ये हो सकता है, कल को कुछ और हो सकता है, तो कुछ ना कुछ मन बनाता ही रहेगा जब तक कि उसका जो एक पर्टिकुलर कॉजेशन है जो बनी हुई है उसको नहीं ठीक किया जाता, उसके ऊपर नहीं मेडिसिन दी जाती, ठीक है ना। तो फिजिशियन फर्स्ट हैव टू ऑब्जर्व हिमसेल्फ एक्यूरेटली दिस डिस्पोजिशन एंड द स्टेट ऑफ माइंड। वी हैव दस कंस्ट्रक्टेड द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज। और अभी हमारे पास एक कंप्लीट पिक्चर बन गई है डिजीज की, अगर हम इसमें ये चीज ऐड कर लेते हैं। फॉर विच इन ऑर्डर टू अफेक्ट द होम्योपैथिक क्योर ऑफ डिजीज अ मेडिसिन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्ट्राइकिंगली सिमिलर सिम्टम, वैसे ही स्ट्राइकिंग सिमिलर सिम्टम जिस दवाई में है, अगर हम वो दवाई ले लें, स्पेशली एन एनालॉगस डिसऑर्डर ऑफ द माइंड, और खास करके जो डिसऑर्डर ऑफ माइंड है, इसके स्ट्राइकिंगली सिमिलर सिम्टम मिल जाए हमें, must be sought for among the antisoric remedies if the psychical disease have already lasted some time। दोनों एंटीसोरिक रेमेडीज में से वो जो हमारे पास रेमेडीज हैं सोरा को ठीक करने के लिए, क्योंकि है तो सोरिक ओरिजिन की है ना ये भी बीमारी, उनमें से हमें एक ऐसी दवाई चूज करनी है, ठीक है, जो इस सिम्टम्स को स्ट्राइकिंगली सिमिलर हो और खास करके एनालॉगस हो, बिल्कुल मैच करती हो डिसऑर्डर ऑफ द माइंड के साथ, खास करके अगर साइकिकल डिजीजेस काफी समय से उसको चल रही हैं, रिसेंटली नहीं आई लेकिन काफी समय से चल रही हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ डील कर रहे हैं, ऑटिज्म है, स्किजोफ्रेनिया है, ओसीडीज हैं, डिप्रेशन हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, एंजाइटी न्यूरोसिस है, पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, उन सब में हमने ध्यान यही रखना है, ये चीज का, खास करके वो सिम्टम जो ट्रांजिएंट फेज में थोड़ा सा जब भी कभी ठीक होता है पेशेंट तो निकल के सामने आते हैं। कोई हेडेक आ जाता है, कोई पेट की कोई ट्रबल आ जाती है, कोई कोराइजा आ जाता है, कोई कहीं पे और पेन होनी शुरू हो जाती है उसके, ठीक है ना। और साथ में ये जो एक पिकुलियर करेक्टर है उसकी मेंटल स्टेट का, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और जब आप इस तरह से सोच के ध्यान से इन चीज़ों के ऊपर टिक मार करके भी हाँ ये चीज़ें मैंने फाइंड कर ली और इन चीज़ों के अकॉर्डिंगली मेरी ये मेडिसिन आ रही है, आप जब इस तरीके से दोगे मेडिसिन एंड यू विल सी मिरेकल्स हैपनिंग, मिरेकल्स होते हैं। पेशेंट खुद बोलता है कि जिन बीमारियों को पेशेंट्स को छोड़ दिया गया था कि भाई करता रहे सफर इसके साथ, वो कुछ ही दिनों में कुछ ही महीनों में ऐसे ठीक होते हैं कि जैसे कभी थी ही नहीं, थी नहीं वो चीज कभी। क्योंकि जब ऐसी स्टेट आ जाती है पेशेंट की, एक माइंड की एक डिजीज आ जाती है कुछ, उसके ऊपर ज्यादा कोई मेडिसिन एक्ट करती नहीं है। चलो बाकियों को तो सप्रेस करके रखा जा सकता है, इसके ऊपर ज्यादा सप्रेशन भी नहीं होती, थोड़ा थोड़ा चलो एक सेडेटेड स्टेट बना के रख दी जाती है पेशेंट की, लेकिन वो ज्यादा पेशेंट को, माइंड को ऑल्टर नहीं करती, अब जनरल फिजिकल स्टेट को ऑल्टर नहीं करती। तो जब आप मेडिसिन देते हो तो कुछ ही समय में देखते हो कि पेशेंट बड़ा जल्दी, बड़े अच्छे से, सही दवाई के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से बड़ी जल्दी से ठीक होना शुरू हो गया। एंड बिकॉज द फैमिली ऑफ द पेशेंट इज सफरिंग विद दिस स्टेट्स, तो पेशेंट तो चलो है ही उस स्टेट में, उसने तो ज्यादा क्या सफर करना, कर तो वो भी रहा होता है, लेकिन हाँ चलो रियलिटी से कटा हुआ है या कुछ ऐसी स्टेट्स हैं,
पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं, जो उसके घर वाले हैं, वो बहुत सफर कर रहे होते हैं उसके साथ। और जब पेशेंट को आराम आना शुरू होता है तो घर के वो जो 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं साथ। उनके जो सिम्टम्स हैं वो भी क्योर होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है ना। फिर बाकी नेक्स्ट हम मिलेंगे जनवरी में, नए साल में। सर एक्यूनाइट फॉर दिस पेशेंट, किस पेशेंट के लिए एक्यूनाइट? जो मैंने अभी केस, नहीं, किसके लिए एक्यूनाइट? भव्य सूरी, आपने क्वेश्चन पूछा कुछ, मेरे को थोड़ा बताएंगे क्या पूछना चाहते हो आप? है यहाँ पे भव्य सूरी? क्या पूछना चाहते हो आप थोड़ा सा? हेलो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, वो जब आप आर्सेनिक वाला केस बता रहे थे ना कि इस मतलब कि वो करता है खुद से, एक 63 एज ओल्ड एज पेशेंट का वो बताया था, तो उसमें मैंने कहा कि अगर आर्सेनिक नहीं तो क्या हम एकोनाइट दे सकते हैं? क्यों एक्यूनाइट क्यों दोगे आप? क्योंकि उसमें भी सर वही है, मतलब कि जैसे फियर ऑफ डेथ और वो सारी चीजें, मतलब इसी टाइप जैसे जो आपने बताया था अभी। जी जी, मैंने कब तो बोला फियर ऑफ वो डेथ? सोच नहीं मीन्स कि मैं मेडिसिन के उसमें ना अपने देखो, कि पेशेंट खुद मेडिसिन से के वो ऊपर, करते हैं। हाँ, फियर ऑफ, आपने वो बोला था कि हेल्थ है आर्सेनिक का, एंजाइटी अबाउट हेल्थ बोला है बट मैंने, ठीक है। हाँ जी सर। चलो देखो, एक ना जो गलती हम करते हैं, स्पेशली जब हम स्टार्ट करते हैं कुछ ना कुछ, है ना, तो चलो एक एक्साइटमेंट तो होती है, होनी भी चाहिए कि नई कुछ चीज़ करने की। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं मेडिसिन के ऊपर जंप करना, सीधा मेडिसिन के बारे में सोच लेना। जो करते हैं वो हमेशा एफोरिज्म 6 याद रखा करो कि सबसे बड़ी गलती है ऑब्जर्वर की कि जब वो प्रेजुडिस हो जाए, ठीक है ना, स्पेक्युलेट करे, अपने आप से स्पेकुलेट करे भी, इसको फियर ऑफ डेथ होगा। फियर ऑफ डेथ बच्चे बहुत कॉमन चीज है इस एज में जाके, बहुत कॉमन सिम्टम है, ठीक है ना। और सबको मैक्रोनाइट आर्सेनिक थोड़ी देंगे। जैसे जैसे इंसान ओल्ड होता है, जैसे जैसे थोड़ा 50 क्रॉस कर गया, 60 क्रॉस कर गया, तो एक फियर ऑफ डेथ इज अ वेरी कॉमन थिंग विच इज सीन। किसी को यहाँ पे थोड़ा सा भी पेन हो जाए, वो बोलता है जी हो गए हार्ट के सिम्टम्स। तो ये चीज हमें बड़ी कॉमनली देखने को मिलती है, और कॉमन सिम्टम्स के ऊपर होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकती, ये याद रखना साथ में। ठीक है सर। Homeopathic prescription is always based on the characteristic symptoms, uncommon symptoms. तो एक एज में जाके, एक प्रोफेशन में जाके, एक उसमें जाके अगर कोई कॉमन सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं एक पॉपुलेशन में, तो हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर नहीं, ठीक है ना। तो ये दो चीजों का ध्यान रखना है, नेवर स्पेकुलेट एनीथिंग फ्रॉम इन अ केस, एंड नेवर जंप टू द रेमेडी। पहले केस को समझ लो अच्छे से, है क्या, उसके प्रॉपर करेक्टरिस्टिक्स क्या है। वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जो सिम्टम्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे, ड्राइव करेंगे टुवर्ड्स द मेडिसिन। अगर आपने शुरू से ही आर्सेनिक सोच ली, शुरू में ही एक्कोनाइट सोच ली, तो आप एक्कोनाइट के ही क्वेश्चन पूछते रहोगे उनको, आर्सेनिक के ही क्वेश्चन पूछते रहोगे, ठीक है ना यार। लाइको सोच ली तो लाइको के क्वेश्चन पूछते रहोगे। हमने सब सिम्टम्स को देख के फिर मेडिसिन देनी है। एक्कोनाइट में प्रोस्टेटोमेगैली कहाँ पे है इतनी खास? वो तो मैंने आपको हाँ बताया जी कि सर। उसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है तो उठा के कोई ना कोई मेडिसिन ले लेता हूँ होम्योपैथिक, हाँ जी। ठीक है ना। मैंने हेडेक के बारे में बताया, लेकिन क्या वो हेडेक का करेक्टरिस्टिक एक्कोनाइट का है?
जैसा एकोनाइट का वायलेंट सडन हेडेक होता है, नहीं होता उसका। उसको नहीं। तो ये लगता है भी दिमाग में कुछ घूम रहा है मेरे, ठीक है ना। और आपने हाँ जी, एकोनाइट ठीक है सर। बताई मुझे फियर ऑफ डेथ के ऊपर, वो मैंने बोला भी नहीं, ठीक है। हाँ गलतियां जी, नहीं होती, इनको मिस्टेक्स नहीं लेना कभी, दीज आर लर्निंग्स, ये लर्निंग्स ठीक है है सर। हमारी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा हुआ आपने हाँ जी, पूछा, क्योंकि आपने पूछा, चलो आपको पता लगा और भी होंगे बाकी, हाँ जी, ठीक है, जिनको ये बात क्लियर हुई। तो ये दो चीजों से हमेशा बच के रहना है, स्पेशली एज अ बिगिनर, स्पेकुलेशन, एंड स्पेकुलेशन तो हमेशा ही बच के रहना है, ठीक है ना। एंड सेकंड हाँ इज दी जी, ठीक है सर। नेवर जंपिंग टू द रेमेडी। टाइम दो, केस को समझिए आप, केस में क्या सिम्टम्स हैं, करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, उनको नोट कीजिए, साइड में लिख लीजिए, उनको रिकन्फर्म करिए भी ये सिम्टम्स हैं, उसमें ऐसे ही हैं जैसे मैंने लिखे हैं, कि उनका कोई और रूप है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई करेक्टरिस्टिक क्या है, इस एज में जाके सेल्फ मेडिकेशन या इतनी बोल्डनेस रखना कि मैं सेल्फ मेडिकेट कर लूंगा इतनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए, ये अपने आप में एक बोल्डनेस है जो कम लोगों में दिखाई देती है, इवन यंग लोगों में भी इतनी नहीं दिखाई देती, खास करके उन लोगों में जो डॉक्टर्स बचते हैं सेल्फ मेडिकेशन से। डॉक्टर्स खुद कंसल्ट कर लेते हैं किसी दूसरे डॉक्टर को भी, थोड़ा चलो कंफर्म कर लिया जाए या जान लिया जाए इसके बारे में। लेकिन एक लेमैन जिसको पता नहीं इन चीजों के बारे में, वो ही उठा उठा के नेट पे फाइंड कर करके दवाइयां ले रहा है, ठीक है ना। और ये नहीं भी एक दो बार ले ली चलो ठीक है, उसको उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि भी मेरी ये प्रॉब्लम के वजह से या ये दवाई की वजह से ये दूसरी भी शुरू हो गई, ये नहीं वो कनेक्ट कर पा रहा। जब आज उसको बताया गया भी इनकी वजह से तो आपकी अगली बीमारियां बन रही हैं, तो खुद हैरान हो गया भी ऐसे कैसे, ठीक ठीक है है ना। सर। तो हमने इन हाँ सब जी। चीजों को ध्यान में रखना है बाकी चीजों के साथ, ठीक है।